हाँ भाई बच्चों, तो सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी बायोलॉजी का ये तीसरा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे पहले कि हमने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये तीसरा चैप्टर की तरफ हम मूव ऑन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पिछले चैप्टर्स में आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है भाई, वही पढ़ा था। अब हम इससे जुड़ा हुआ टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्कस करेंगे। इस शब्द से हम क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ? बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में इसकी डेफिनेशन बताओ पहले तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, जो तुम लोग समझते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब। ठीक है, इस शब्द का अभिप्राय है रिप्रोडक्टिव हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उसके नॉर्मल फंक्शन। हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उसके नॉर्मल फंक्शंस। इसका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव भी है जो इंक्लूड करता है रिप्रोडक्शन के इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट को। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अभिप्राय है रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल और टोटल वेलबींग। इसलिए ऐसे समाज को रिप्रोडक्टिव हेल्दी समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फिजिकली और फंक्शनली सामान्य हो तथा सेक्स रिलेटेड सभी पहलुओं में उनकी इमोशनल और बिहेवियरल क्रियाएं सामान्य हो। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, नीट में 2-3 सवाल आते हैं, 2-3 नहीं 2 सवाल तो लोग आते हैं हर साल लोग 2 सवाल नीट में पूछे जाते हैं। और जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं इस बार, तो उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। अगर आपने बाकी चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए और स्टार्टिंग के 2 चैप्टर पढ़िए, है ना, और इस सीरीज़ को अच्छे से ख़त्म करिए। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश है जिसने टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल के रूप में प्राप्त करने के लिए नेशनल लेवल पर एक्शन प्लान्स और प्रोग्राम्स की शुरुआत की। नाम क्या है उसका? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या नाम है बेटा? फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत 1951 में हुई। कब उसकी स्टार्टिंग हुई? 1951 में हुई। पिछले डिकेड्स में समय समय पर इसका असेसमेंट किया गया। रिप्रोडक्शन से संबंधित और भी क्षेत्र में हो इसमें शामिल करके एक इम्प्रूव प्रोग्राम्स की शुरुआत हुई जिसे हम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन प्रोग्राम्स में रिप्रोडक्शन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा रिप्रोडक्टिव हेल्दी समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से प्रोग्राम्स चलते हैं, तो उन्हीं में से एक ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया की सहायता से गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जनता के बीच रिप्रोडक्शन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूक पैदा करने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं। ठीक है भैया, उपयुक्त सूचनाओं के प्रसारित करने में पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, शिक्षकों, टीचर्स एवं मित्रों की भी प्रमुख भूमिका है। विद्यालय में सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे सेक्स संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैले मिथ पर विश्वास ना करें और सेक्स संबंधी गलत धारणाओं, मिसकंसेप्शन से छुटकारा मिल सके। लोगों स्पेशली एडोलसेंट ग्रुप, किसकी खासकर टीनेजर्स की बात कर रहे हैं, को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एडोलसेंस और उससे संबंधित होने वाली बदलाव, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज स्पेशली एड्स आदि के बारे में जानकारी देनी चाहिए जिससे लाइफ रिप्रोडक्टिव हेल्दी बनती है। लोग स्पेशली फर्टाइल कपल तथा मैरिज एज ग्रुप को निम्न के बारे में शिक्षित करना चाहिए, जैसे बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर के बारे में, मदर्स एवं बच्चों के पोस्ट नेटल केयर, ब्रीस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस, मेल एवं फीमेल चाइल्ड के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। इस शिक्षा से जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होगा। अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या बेटा? अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से होने वाली समस्याओं पर
सोशल इविल जैसे सेक्स एब्यूज़ एवं सेक्स रिलेटेड क्राइम्स आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि लोग इन्हें रोकने एवं सोशली रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी सोसाइटी तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। ठीक ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्राप्त करने के लिए विभिन्न एक्शंस प्लान्स की सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज तथा मटेरियल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। लोगों को रिप्रोडक्शन संबंधी समस्याएं जैसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, एबॉर्शंस एंड कॉन्ट्रासेप्शंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी आदि के बारे में डॉक्टर्स की सहायता एवं इनकी राय लेना बहुत ही आवश्यक होता है। समय समय पर बेहतर टेक्निक्स और नई स्ट्रेटजीज़ को लागू करने के लिए भी आवश्यकता है, ताकि ज़्यादा एफिशिएंट रूप से लोगों को देखभाल की सहायता की जा सके। देखो, अगर तुम लोगों ने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो इससे तुम ईयरफोन लगा के, सिंपल ईयरफोन लगाओ, फ़ोन जेब में रखो, उस तरह से भी सुन सकते हो, है ना। समय समय पर बेहतर टेक्निक्स और नई स्ट्रेटजीज़ को लागू करने की आवश्यकता है, ताकि ज़्यादा एफिशिएंट रूप से लोगों की देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती फीमेल फर्टिसाइड को रोकने के लिए एमिनोसेंटेसिस जांच पर स्टैट्यूटरी बैन लगाना तथा मासिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन आदि कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स को भी शामिल किया गया है। एमिनोसेंटेसिस डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों ओर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आया था नीट में। एमिनोसेंटेसिस डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों ओर पाया जाने वाला एमनियोटिक फ्लूइड में क्रोमोसोमल पैटर्न के आधार पर फीटस का सेक्स पता लगाना। रिप्रोडक्शन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर रिसर्च को बढ़ावा दिया गया और गवर्नमेंट तथा नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने न्यू मेथड्स देखे हैं जो पहले से उपस्थित थे, उन्हें और बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। सहेली नामक एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की खोज भारत में लखनऊ के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने की। सेक्स संबंधी मामलों में जागरूकता, मेडिकल सुविधा बढ़ने तथा पोस्ट नेटल से मातृ तथा शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। स्मॉल फैमिलीज वाले कपल्स की संख्या बढ़ी है। STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का डिटेक्शन और क्योर अच्छा हुआ है। ये सभी सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इम्प्रूवमेंट को इंडिकेट करता है। अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक, पिछली शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रों में ऑल राउंड डेवलपमेंट से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हुआ है। हालांकि बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़, बेहतर लिविंग कंडीशन से जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से हुई है। सन 1900 में पूरे विश्व में 2 मिलियन, ये बहुत डेटा याद रखिए, 1900 में 2 बिलियन और 2000 में 6 बिलियन हो गई थी पॉपुलेशन। ठीक है, हमारी जनसंख्या को जो देश की आज़ादी के समय लगभग, कब की बात कर रहा है, 1947, कितनी थी उस टाइम, 350 मिलियन। ठीक है, जो कि मई 2000 में, कब की बात कर रहा है, मई 2000 में 1 बिलियन क्रॉस कर गई। ठीक है, इसका अभिप्राय है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। इस सब का क्या कारण है? डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का घटना, साथ ही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोगों की संख्या में वृद्धि। हालांकि हमने अपने RCH प्रोग्राम के माध्यम से इन जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो की, लेकिन यह कमी नाम मात्र की है। कमी तो हुई है, लेकिन ये कमी नाम मात्र की। केवल 2001 की सेंसस के अनुसार यह वृद्धि लगभग 1.7%, 17/1000 पर ईयर थी। यद्यपि इस वृद्धि दर से हमारी जनसंख्या 33 वर्षों में दोगुनी हो सकती है। अरे भाई साहब, दोगुनी! इस प्रकार की अलार्मिंग ग्रोथ रेट के बेसिक रिक्वायरमेंट को भी एब्सोल्यूट स्कैरसिटी हो सकती है, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आदि। भले ही इन क्षेत्रों में हमने महत्वपूर्ण प्रगति की हो, इसलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को नियंत्रित किया जाए। इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय ये था कि स्मॉल फैमिली को
बढ़ावा देने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। आपने मीडिया, पोस्टर, बिल्स में एडवर्टाइजमेंट जरूर देखा होगा। हैप्पी कपल्स के साथ 2 बच्चे होते हैं तथा स्लोगन हम दो हमारे दो लिखा रहता है। कई कपल जैसे मोस्टली अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें, वर्किंग वन की बात करें, तो वहाँ वन चाइल्ड नॉर्म को अडॉप्ट किया गया। बहुत ज़्यादा वो वन चाइल्ड नॉर्म का। विवाह के स्टैट्यूटरी एज की स्त्री को 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित किए हैं। इस समस्या को निपटने हेतु कपल्स को स्मॉल फैमिली अपनाने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है। आइए यहाँ पर हम कुछ सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की चर्चा करते हैं। ठीक, स्टार्ट करते कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के लिए कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, अब यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज, मतलब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या क्या हो सकता है। यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव और रिवर्सिबल होना चाहिए ताकि साइड इफेक्ट ना हो या फिर बहुत कम हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ इससे यूज़र की सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर और सेक्सुअल एक्ट में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम पढ़ेंगे वो है नेचुरल मेथड्स। आजकल काफ़ी सारे मेथड्स आसानी से उपलब्ध हैं। उन्हें मोटे तौर पर निम्न कैटेगरी में रखा गया है। नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर मेथड्स, IUDs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टिवल्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड। ठीक, आ जाओ स्टार्ट करते हैं नेचुरल मेथड को। इसमें ओवम तथा स्पर्म्स को मिलने से रोकने के सिद्धांत पर कार्य करता है। पीरियडिक एब्स्टिनेंस, जिसमें कपल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17 दिन, कौन से टाइम है 10वें से 17 दिन के बीच कोइटस नहीं करना चाहिए, जिसे ओव्यूलेशन का एक्सेप्टेड पीरियड माना जाता है। इस पीरियड के दौरान फर्टिलाइजेशन के अवसर अधिक होने के कारण इसे फर्टाइल पीरियड कहते हैं। कौन सा फर्टाइल पीरियड होता है, 10 से 17 दिन के लिए जो पीरियड होता है उस पीरियड क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। इस तरह से इस दौरान कोइटस ना करने से कॉन्सेप्शन, गर्भधान से बचा जा सकता है। ठीक, सेकंड मेथड है नेचुरल मेथड में विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस मेथड, जिसमें पुरुष साथी कोइटस के दौरान इजैक्यूलेशन से ठीक पहले वेजाइना से अपना पीनस बाहर निकालकर इंसेमिनेशन से बच सकता है। ठीक, थर्ड है लैक्टेशनल एमेनोरेसिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। पार्चुरेशन के बाद फीमेल द्वारा शिशु को कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग कराने के दौरान ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होती, इसलिए जितने दिनों तक माँ शिशु को पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग कराना जारी रखती है, कंसेप्शन की चांसेस लगभग शून्य होते हैं। यह विधि पार्चुरेशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ही इफेक्टिव मानी जाती है। ऊपर दिए गए मेथड्स में किसी मेडिसिन या डिवाइस का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इनके साइड इफ़ेक्ट लगभग शून्य या ना के बराबर होते हैं। हालांकि इसके असफल रहने के चांसेस भी काफ़ी अधिक हैं। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सेकंड हमारा जो मेथड है बैरियर मेथड, इसमें बैरियर के माध्यम से ओवम और स्पर्म्स को फिजिकली मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुषों एवं स्त्रियों के दोनों के लिए ही उपलब्ध हैं। तो फर्स्ट है कॉन्डम। ये थिन रबर लेटेक्स शीट से बनाया जाता है। इसका उपयोग कोइटस से पहले पीनस, वेजाइना तथा सर्विक्स को ढकने के लिए किया जाता है ताकि इजैक्यूलेटेड सीमन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ना जाए। ठीक, ये कॉन्सेप्शन, ये मेल का कॉन्डम है, ये फीमेल का कॉन्डम है। ठीक, यह कॉन्सेप्शन से बचा जा सकता है। पुरुषों के लिए कॉन्डम का ब्रांड निरोध काफ़ी पॉपुलर है। हालांकि ये कॉन्डम के उपयोग में तेज़ी से वृद्धि हुई है क्योंकि इससे कंसेप्शन से अलावा STD और एड्स से भी बचा जा सकता है। किससे बचा जा सकता है, STD और एड्स से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं उससे बचा जा सकता है। मेल और फीमेल दोनों ही कॉन्डम डिस्पोजेबल होते हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है और इसे इस तरह यूजर को प्राइवेसी मिल सकती है। अब सेकंड जो मैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड बोल्ट्स, ये रबर के बने बैरियर हैं जिसे कोइटस से पहले सर्विक्स को ढकने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर लगाया जाता है। ये रीयूजेबल होते हैं।
इन बैरियर मेथड्स के साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स को यूज़ किया जाता है ताकि इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ जाए। अब आता है इंट्रायूटेराइन मेथड। ये भी प्रभावी और लोकप्रिय विधि है। ये डिवाइस डॉक्टर या अनुभवी नर्सेस द्वारा यूटेरस में वेजाइना के थ्रू लगाई जाती है। एक्सपर्ट ही लगा सकता है, ठीक है। आजकल विभिन्न प्रकार की आईडीएस उपलब्ध हैं, जैसे कि नॉन मेडिकेटेड आईडीएस का नाम क्या है, लिप्स लूप। हार्मोन रिलीजिंग आईडीएस का नाम है प्रोगेस्टासर्ट और LNG-20। कॉपर रिलीजिंग में कौन सा है, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। आईयूडीएस यूटेरस में स्पर्म्स की आईयूडीएस इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यूटेरस में स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं, ठीक। ये कॉपर टी का फिगर। कॉपर आयंस स्पर्म्स की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं। क्या करेंगे, कॉपर आयंस क्या करेंगे, स्पर्म्स की मोटिलिटी और उसकी फर्टिलिटी की कैपेसिटी को कम कर देंगे। हार्मोन रिलीजिंग आईडीएस यूटेरस को इम्प्लांटेशन के लिए अनस्यूटेबल बना देती है, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग आईडीएस जो होती हैं वो यूटेरस को इम्प्लांटेशन के लिए अनस्यूटेबल तथा सर्विक्स को स्पर्म के लिए हॉस्टाइल बना देती है। जो स्त्री प्रेगनेंसी में देरी या बच्चे को जन्म में अंतराल चाहती है उनके लिए आईयूडीएस आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है। भारत में कॉन्ट्रासेप्शन की ये विधि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कॉन्ट्रासेप्शन की ये विधि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। चौथा है ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, जो पिल्स के थ्रू होगा। यह महिलाओं के द्वारा खाने जाने वाला एक कॉन्ट्रासेप्टिव है। इसमें प्रोगेस्ट्रोजेंस या प्रोगेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का स्मॉल डोज ओरली लिया जाता है, ठीक है। इसका लिया जाता है प्रोगेस्ट्रोजन या प्रोगेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन। यह मुंह से टैबलेट के रूप में ली जाती है, इसलिए पिल्स के नाम से पॉपुलर है। यह पिल्स 21 दिन, कितने दिन, 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है और इन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रथम पाँच दिनों में मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू किया जाता है। गोलियां समाप्त होने के 7 दिन बाद, तब गोलियां समाप्त होने के 7 दिन बाद इस दौरान मेंस्ट्रुएशन होता है। इसे फिर से ही वैसे ही लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है तब तक कॉन्ट्रासेप्शन की आवश्यकता है, ठीक है। यानी कि परमानेंटली लिया जाता है। अगर प्रेगनेंसी ना है तो, प्रेगनेंसी होगी तो बातें बंद है, ठीक। ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करने के साथ साथ सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को भी ऑल्टर कर देती ताकि स्पर्म्स की एंट्री रिटार्ड हो सके। सहेली एक नई फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, ठीक है। याद रखना सहेली क्या है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, ठीक है। सहेली क्या है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, ठीक है। अब पांचवा है इंजेक्टेबल। फीमेल में इंजेक्शन इम्प्लांट स्किन के नीचे रूप में प्रोगेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन प्रयोग करते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन पिल्स की तरह होता है तथा इफेक्टिव पीरियड काफ़ी लंबा होता है। प्रोगेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन तथा आईडीएस का उपयोग कोइटस के बाद 72 आवर्स में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह होता है तथा ये रेप या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के कारण उत्पन्न प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के लिए भी होता है। इसे अनवांटेड 72 कहते हैं, ठीक। क्या बोलेंगे, अनवांटेड 72, ठीक। उसके बाद करते हैं लास्ट मेथड, सर्जिकल मेथड। इन्हें स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। यह प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई है जिन्हें आगे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, क्योंकि ये होने के बाद कोई रिवर्सिबल चांसेस नहीं होता। इसे टर्मिनल मेथड के रूप में अपनाना चाहते हैं। कंप्लीट, अब कुछ नहीं करना, बच्चा करना ही नहीं है। सर्जिकल इंटरवेंशन से गैमीट्स का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है, जिससे कंसेप्शन रुक जाता है।
मेल के स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर को वेसेक्टोमी कहते हैं तथा फीमेल के स्टेरिलाइजेशन टेक्निक को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अब याद रखो वेसेक्टोमी बहुत सिंपल है। वेसेक्टोमी यानी कि बास डिफरेंस कट हो जाती है और ट्यूबेक्टोमी मतलब फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब मतलब ट्यूब और बास मतलब बास डिफरेंस। ठीक, वेसेक्टोमी इसमें स्क्रोटम में चीरा लगाकर बास डिफरेंस का छोटा सा हिस्सा निकाला या बांध दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी इसमें एब्डोमेन में चीरा लगाकर वेजाइना के द्वारा जाकर फैलोपियन ट्यूब का एक छोटा सा हिस्सा निकाला या बांध दिया जाता है। ठीक भाई, बता दिया मैंने तुम्हें। यह टेक्निक बहुत प्रभावशाली होती है पर इसकी रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल ही पुअर है। यहाँ पर इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि उपयुक्त कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का चुनाव किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल के परामर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये नहीं कि किसी को उठा के उसकी नसबंदी कर दो, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव की रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वास्तव में इनका प्रयोग नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट जैसे कॉन्सेप्शन, प्रेगनेंसी के अगेंस्ट है। इसके अलावा व्यक्ति को इन विधियों को उपयोग करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे प्रेगनेंसी को रोकना हो या डिले करना हो, प्रेगनेंसी के बीच स्पेस रखने जैसे कोई पर्सनल रीजन हो। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। जो टर्मिनल मेथड है स्पेशली इसकी बात करें। नोजिया, एब्डोमिनल पेन, बीच बीच में रुदियर, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यहाँ तक कि ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है अगर ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव लोगे तो। यद्यपि ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन इन्हें पूर्णतः अवॉइड ही किया जा सकता है। ये वेसेक्टोमी का फिगर है, ये ट्यूबेक्टोमी का फिगर है। ठीक, दिस इज स्पेशली फॉर मेल क्योंकि बास डिफरेंस है, और ये वाला फीमेल क्योंकि इसमें फैलोपियन ट्यूब है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, फुल टर्म प्रेगनेंसी से पहले इंटेंशनल या वॉलंटरी प्रेगनेंसी के समापन को इंड्यूस्ड एबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक, सामान्य विश्व में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन MTP परफॉर्म कराए जाते हैं, जो कि वर्ल्ड की कुल प्रेगनेंसीज का 1/5 है। निश्चित रूप से जनसंख्या को घटाने में MTP का सिग्निफिकेंट रोल है, फिर भी इसका उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं है। इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस तथा सोशल इश्यूज के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि MTPs को एक्सेप्ट लीगलाइज किया जाए या नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके मिसयूज को रोकने के लिए 1971 में MTP को कड़ी शर्तों के साथ लीगलाइज कर दिया। इस प्रकार के प्रतिबद्ध, अंधाधुंध और गैरकानूनी फीमेल फर्टिसाइड तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए इंडिया में बहुत अधिक हो रहा है। इसके साथ ही MTP कुछ विशेष मामलों में होती है जहां कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी से माँ तथा फीटस या दोनों को नुकसान हो। ठीक है, स्पेशली इसीलिए के लिए MTP यूज की जाती है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12th वीक तक की अवधि में कराया जाने वाला MTP कंपैरेटिवली काफ़ी सुरक्षित माना जाता है कंपेयर टू सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अबॉर्शन ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसमें माँ और बच्चे दोनों की ही डेथ हो सकती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इसलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में डॉक्टर वैसे ही नहीं करते। प्रॉब्लम्स, इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली बात देखने में आई कि अधिकतर MTP इलीगल अनक्वैक्स नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी समस्या फीटस के सेक्स टर्मिनेशन के लिए एमिनोसेंटेसिस का मिसयूज होना, जिसमें फीमेल सेक्स वाले फीटस की MTP द्वारा फर्टिसाइड करा लेते हैं, जो पूर्णतः गैर कानूनी है। इस प्रकार की प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यह यंग मदर और फीटस दोनों के लिए डेंजरस है। अनप्रोटेक्टेड कोइटस से बचाव की जानकारी देने के साथ साथ इलीगल एबॉर्शन में जान के खतरे भी हो सकते हैं। जान के खतरे की भी जानकारी देनी चाहिए। MTP क्यों, स्पेशली फॉर अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाना,
कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के कारण प्रेगनेंसी, रेप से प्रेगनेंसी, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से प्रेगनेंसी। अब पढ़ते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, स्पेशली एसटीडीज के बारे में। ठीक, सेक्सुअली इंटरकोर्स द्वारा फैलने वाली बीमारियों को सामूहिक रूप से एसटीडीज या वेनेरल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ये वेनेरल डिजीज जो नाम है ना, वर्ड है, इसे बहुत अच्छे से याद रखो, क्योंकि एसटीडीज़ का नाम लेंगे तो तुम समझ ही जाओगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात हो रही है। लेकिन अगर वेनरल डिजीज़ या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, चलो वो भी समझ में आ रहा है, लेकिन वेनरल डिजीज़ अगर नाम लिया जाए तो तुम बहुत से चांसेस में गड़बड़ कर सकते हो, गलत कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो वेनरल डिजीज़ को ध्यान रखो, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ही बोलते हैं। कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन सी हैं? गोनोरोइया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लैमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और एड्स। एड्स हाल में ही सबसे अधिक चर्चित तथा मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस बी तथा एचआईवी का इन्फेक्शन निम्न के द्वारा फैल सकता है। अगर हम इन्फेक्टेड नीडल्स की बात करें, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्टेड मदर से फीटस की तरफ, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में, तो इसमें हेपेटाइटिस बी तथा एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात करें हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस, एचआईवी इन्फेक्शन को छोड़कर, है ना, स्पेशली हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस तथा एचआईवी को छोड़कर बाकी सभी एसटीडीज पूरी तरह क्यूरेबल हैं, बशर्ते इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचानना एवं इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो। इन सभी रोगों के अर्ली सिम्टम्स बहुत ही मामूली हैं, जैसे जेनाइटल रीजन में इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, हल्का पेन तथा सूजन। ठीक, इन्फेक्टेड फीमेल्स तथा एसिम्टोमेटिक रहते हैं। इन्फेक्टेड फीमेल्स एसिम्टोमेटिक, जिसमें कोई सिम्टम्स ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा कि इन्फेक्शन हुआ है, तथा लंबे समय तक उनका पता ही नहीं चल पाता। इन्फेक्टेड पर्सन का समय पर पता तथा प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने के निम्न कारण है। इन्फेक्शन की शुरुआत अवस्था में सिम्टम्स का अब्सेंट या लेस सिग्निफिकेंट होना, एसटीडी से जुड़े सामाजिक कलंक, सोशल स्टिग्मा का डर, इसके फलस्वरूप आगे चलकर निम्न कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टाइल तथा कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एसटीडीज एक हेल्दी सोसाइटी के लिए खतरा थ्रेट, इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंतर्गत इन बीमारियों के प्रिवेंशन या अर्ली डिटेक्शन तथा क्योर को प्राथमिकता दी गई है। वैसे तो सभी लोग इन इन्फेक्शंस के प्रति वल्नरेबल होते हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष, जिस एज में अभी तुम हो, स्पेशली उसी एज की बात चल रही है, ठीक है, बल्ले एज लिखवा भी है इसमें, जिसमें आप भी हो, में ये रोग बहुत अधिक संख्या में रिपोर्ट किए जाते हैं, स्पेशली 15 से 24। मेरी तो एज निकल गई, अब तुम लोग देख लो अपना भाई, है ना। घबराने पैनिक की बात नहीं है, है ना। अब ये भी बोल रहा है, सुनो, पैनिक की बात नहीं है, क्योंकि इसका प्रिवेंशन संभव है। आप इन इन्फेक्शन से पूरी तरह फ्री रह सकते हैं, बशर्ते आपको निम्न प्रिंसिपल्स का पालन करना चाहिए। किसी अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स ना करें। कोइटस के सदैव कॉन्डम्स का प्रयोग करें। यदि डाउट हो तो तुरंत अर्ली डिटेक्शन के लिए डॉक्टर से मिलें तथा डिजीज डायग्नोज होने पर पूरा ट्रीटमेंट कराएं। ठीक, अब इज द लास्ट टॉपिक इज इनफर्टिलिटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं। इनफर्टिलिटी, भारत सहित पूरे विश्व में कपल्स इनफर्टाइल हैं, अर्थात अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशंस, असुरक्षित यौन संबंध के अलावा वे बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं। इंडिया में प्रायः बच्चा पैदा ना होने में फीमेल को दोष या ब्लेम किया जाता है, जबकि प्रायः ऐसा नहीं होता। यह समस्या पुरुष मेल पार्टनर में भी हो सकती है।
स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स इन फर्टिलिटी क्लिनिक्स द्वारा डायग्नोस में सहायता मिल सकती है तथा कुछ डिसऑर्डर्स को ट्रीट करके कपल्स को बच्चे पैदा करने में सहायता कर सकते हैं। अगर ये डिसऑर्डर को ठीक करना पॉसिबल ना हो तो कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं जिसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट द्वारा बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। अब पहली टेक्निक है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बॉडी के बाहर लगभग शरीर के अंदर जैसी सिमिलर कंडीशंस में फर्टिलाइजेशन कराने के फलस्वरूप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। इस मेथड को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया कि सर क्या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में बच्चा टेस्टी में बनता है? तो ना बाबू ना, उसमें क्या होता है कि केवल फर्टिलाइजेशन होता है टेस्ट ट्यूब में, है ना। उसके बाद हमारा जाइगोट स्टेट में, एम्ब्रियो की स्टेट में बच्चा यूटेरस में ही डाला जाता है। फीमेल की मम्मी के यूटेरस में ही डाला जाता है बच्चे को, ठीक। इसमें बाइफ डोनर फीमेल से ओवा तथा हस्बैंड डोनर मेल से स्पर्म को एकत्र कर लैब में सिमुलेटेड कंडीशंस में जाइगोट बनने को इंड्यूस किया जाता है। जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, वही बताया मैंने। इसमें जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो स्पेशली 8 ब्लास्टोमर्स तक, ठीक। अर्ली एम्ब्रियो कितने ब्लास्टोमर्स तक? 8 ब्लास्टोमर्स तक फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक। जब तक हमारा जो एम्ब्रियो है वो अर्ली स्टेज पे है, यानी कि 8 ब्लास्टोमर्स की स्टेज पे है, तब तक उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर वो 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमर्स का एम्ब्रियो बन जाता है तो उसे ट्रांसफ़र करते हैं यूटेरस में। इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र कहलाता है। ऐसी फीमेल जो कंसीव गर्भधारण नहीं कर सकती उनमें इन विवो फर्टिलाइजेशन द्वारा बने एम्ब्रियो को भी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जा सकता है। ऐसी फीमेल्स जो कंसीव गर्भधारण नहीं कर सकती उनमें इन विवो फर्टिलाइजेशन द्वारा बने एम्ब्रियो को भी ट्रांसफ़र के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक। फीमेल के अंदर गैमीट्स के फ्यूजन को इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर फीमेल के अंदर गैमीट का फ्यूजन होगा तो उसे इन विवो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अगर फीमेल के आउटर में फर्टिलाइजेशन होगा तो उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, इसका प्रयोग ऐसी फीमेल्स में करते हैं जो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकती लेकिन फर्टिलाइजेशन तथा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए सूटेबल वातावरण प्रदान कर सकते हैं, ठीक। गिफ्ट में डोनर फीमेल से ओवम को निकालकर इच्छुक फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। अब गिफ्ट में क्या होगा? जो डोनर फीमेल है उससे ओवम निकाल के जो फीमेल है जो ट्रांसफ़र करने के लिए मतलब जो ठीक है वो एग्री है उसके यूटेरस में ट्रांसफ़र करते हैं, सॉरी फेलोपियन ट्यूब में, कि गिफ्ट की बात चल रही है ना, गैमेट की बात चल रही है। फीमेल के फेलोपियन में ट्रांसफ़र करते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसकी बात चल रही है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन लैब में एम्ब्रियो बनाने का यह भी एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है। इसमें स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक। नाम से समझ में आ रहा है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है? इसका प्रयोग ऐसे इनफर्टाइल केस में करते हैं जहां मेल पार्टनर तथा फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर सकते या इजैक्यूलेट में स्पर्म्स की नंबर बहुत ज़्यादा कम होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेट में हस्बैंड या हेल्दी डोनर से स्पर्म एकत्र कर फीमेल की वेजाइना या यूटेरस में इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है। यद्यपि कई ऑप्शंस उपस्थित हैं क्योंकि इन सभी टेक्निक्स में स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल द्वारा एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग की आवश्यकता होती है तथा यह बहुत महंगी एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक। यह सुविधाएं कुछ सिटीज़ में ही उपलब्ध है तथा इनका लाभ
केवल सीमित लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं इन मेथड्स को अपनाने में। इमोशनली, रिलीजियस तथा सोशल फैक्टर्स भी काफ़ी निर्धारक होते हैं। इस सभी प्रोसीजर्स का अल्टीमेट एम संतान प्राप्ति है। भारत में कई अनाथ तथा दीनहीन बच्चे हैं जिनकी यदि केयर ना की जाए तो जीवित नहीं रहेंगे। हमारे देश का कानून शिशु को लीगल एडॉप्ट गोद लेने की परमिशन देता है। जो कपल बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति पेरेंटहुड का ये बेस्ट ऑप्शन है। तो बच्चों, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ख़त्म कर लिया है और अगला चैप्टर जो होगा वो हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा। हाँ, तो हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं आप, तो इसका मतलब आप सीरियस स्टूडेंट हैं। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम पाथवे नीट, और व्हाट्सएप चैनल जिसका नाम भी पाथवे नीट, दोनों आप ज्वाइन कर लें। कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगे या पीडीएफ्स होंगी तो आपको इन्हीं दोनों चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू।